नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, ICR, BHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, एग्रीकल्चर TA, कैन सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना हम लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास जो रहने वाली है, 100 क्वेश्चनों को इसमें लेके आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है, प्याज का प्रमुख कीट कौन सा होता है? एफिड होता है, थ्रिप्स होता है, या सफ़ेद मक्खी, या माइट? तो प्याज का प्रमुख कीट इसमें से कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा थ्रिप्स, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। प्याज की बीज दर आपको बताना है। 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 8 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर, या 16 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर? तो दोस्तों सेकंड का राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट लगता है प्याज के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। पूसा स्नोबॉल पछेती किस्म किसकी है? फूल गोभी की है, पत्ता गोभी की है, गांठ गोभी की है, या गाजर की है? तो काफ़ी फेमस वैरायटी है पूसा स्नोबॉल। तो ये किस्म किसकी हो जाएगी? ये किस्म है फूल गोभी की किस्म है। ठीक है, ये पछेती किस्म है फूल गोभी की। क्वेश्चन नंबर 4, पूसा दीपाली अगेती किस्म है? पत्ता गोभी की है, फूल गोभी की है, गांठ गोभी की है, या मूली की है? पूसा दीपाली पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, फूल गोभी की किस्म है पूसा दीपाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, गुलाब में प्रवर्धन होता है टी बडिंग के द्वारा, कलम के द्वारा, दोनों द्वारा, या बीज द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी दोनों द्वारा होता है ये। ठीक है, कलम द्वारा भी गुलाब का प्रवर्धन कर सकते हैं और टी बडिंग द्वारा भी लगाया जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, हजारा गेंदा की बीज दर कितना रखते हैं? 1 से 2 किलोग्राम, 2 से 5, 5 से 6, या 10 किलोग्राम? तो यहाँ पर राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी 1 से 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट रखते हैं। ठीक है, गेंदा हजारा का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, ग्लेडियोलस का प्रवर्धन किया जाता है राइजोबियम द्वारा, या कॉर्म द्वारा, बीज द्वारा, या सकर्स द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, कॉर्म द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है ग्लेडियस का। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हैप्पी एंड किस्म किसकी है? गुलदाउदी की, हजारे की, गुलाब की, या ग्लेडियस की? तो हैप्पी एंड किस्म किसकी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, ग्लेडियस की किस्म होती है हैप्पी एंड। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, गेहूं के मोलिया रोग का प्रभावी नियंत्रण है? जो मोलिया रोग होता है, सूत्रकृमि रोग जिसको कह सकते हैं, इसका प्रभावी नियंत्रण किसके माध्यम से हम कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 20% नमक के घोल में बीजों को डुबो कर बोना, या वीटावेक्स से बीजोपचार करना, या फसल चक्र अपनाना, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, फसल चक्र अपनाकर हम इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। गेहूं का कौन सा रोग अंतः बिजोड़ इंटरनी सीड बॉर्न रोग है? रोली रोग, आवृत कंडुआ रोग, या अनावृत कंडुआ रोग, या कर्नल बंट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, अनावृत कंडुआ रोग। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11। 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, धान्य फसलों में सर्वाधिक लवणता सहनशील फसल कौन सी है? बाजरा है, मक्का है, जौ है, गेहूं है? तो धान्य वाली जितनी भी फसलें होती हैं उसमें सर्वाधिक लवण सहनशील फसल बताना है, कौन सी हो जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जौ। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। जौ की छिलका रहित किस्म कौन सी है? आर्या 6, ज्योति, आज़ाद, या डोलमा? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। डोलमा जो है ये जौ की छिलका रहित किस्म है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, जौ की मोल्या सूत्रकृमि रोधी किस्म कौन सी है? जौ की किस्म एक बताना है जो मोल्या सूत्रकृमि रोधी किस्म है। RD 387, RD 2035, RD 2052 या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि सभी किस्में मोल्या सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्में हैं, जो कि RD 2052, RD 2035 और RD 387। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, धान की फसल में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन से क्षेत्र में डालते हैं? ऑक्सीकृत क्षेत्र में, अपचयित क्षेत्र में, दोनों में या दोनों में नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, अपचयित क्षेत्र में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। धान के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? पेनिकल कहते हैं, एरो कहते हैं, स्पाइक कहते हैं या पोड कहते हैं। तो धान के पुष्पक्रम को हमेशा पेनिकल के नाम से जानते हैं, ठीक है, पेनिकल के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पेनिकल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में धान्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन कौन सी फसल का है? गेहूं का है, धान का है, मक्का का है या ज्वार का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, धान। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए आए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 17, धान की प्रथम भारतीय उच्च उपज वाली किस्म कौन सी है? TN1, IR8, जया, पूसा, बासमती 1। तो धान की प्रथम भारतीय उच्च उपज वाली किस्म कौन सी हो जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जया। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, पडलिंग कौन सी फसल से संबंधित है? धान से, गन्ना से, चना से या गेहूं से? तो पडलिंग की क्रिया किसमें की जाती है? धान के अंदर की जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, बुशनिंग की क्रिया कौन सी फसल से संबंधित है? धान, मक्का, ज्वार, गन्ना। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धान, ठीक है। बुशनिंग की क्रिया धान के अंदर की जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, धान के अंकुरण के बाद कौन सा खरपतवार नाशी काम में लेते हैं? रोपाई के बाद कौन सा खरपतवार नाशी काम में लेते हैं? ब्यूटाक्लोर, एनिलफॉस, प्रोपेनिल या बेंथियोकार्ब? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रोपेनिल, जिसको स्टाम्प 34 के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, धान में अंकुरण से पूर्व खरपतवार नाशी कौन सा प्रयोग में लेते हैं? ब्यूटाक्लोर, एनिलफॉस, बेंथियोकार्ब या उपयुक्त सभी? तो धान में अंकुरण से पूर्व खरपतवार नाशी पूछा है यहाँ पर। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। बेंथियोकार्ब का भी प्रयोग करते हैं, एनिलफॉस का भी और ब्यूटाक्लोर, तीनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे दोस्तों, धान का सबसे प्रमुख कीट कौन सा है? धान का पीला तना छेदक, गंदी बग या धान का हिप्स कीट या धान का भूरा फुदका? तो 22 का राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, धान का पीला तना छेदक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, धान का वायरस जनित रोग कौन सा है? ग्रासी स्टंट, टुंगरो, दोनों या ब्लास्ट रोग? तो धान का वायरस जनित रोग यहाँ पे पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि टुंगरो और ग्रासी स्टंट दोनों ही वायरस जनित रोग हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, टुंगरो रोग का वाहक है, वेक्टर पूछा है, टुंगरो का कौन सा हो जाएगा? तो इसका वाहक जो होता है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि धान का हरा फुदका, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है निफेटेक्स वर्सेंस, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, धान का कौन सा कीट है जो पौधे की पत्तियों या तने पर केज बनाकर लटकते हैं? ठीक है, केज बनाकर लटकते हैं। तो आसान क्वेश्चन है, तो नेम्फ्यूला जो है ये केज बनाकर लटकता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नेम्फ्यूला। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, धान्य फसलों के भंडारण कितनी नमी पर करते हैं? 10 से 12, 12 से 14 या 8 से 10 या 6 से 8? तो धान्य वाली फसलें पूछ रहे हैं, अनाज वाली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाज वाली जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उनको 10 से 12% नमी पर ही भंडारित करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, धान्य फसलों के भंडारण में कौन से रसायन की टिकिया काम में लेते हैं?
ठीक है, धान्य वाली यानी कि अनाज वाली जो क्रॉप्स होती हैं उनको अगर हम स्टोरेज करेंगे, भंडारण करेंगे, कौन से ऐसे रसायन की टिकिया उसमें प्रयोग में लेते हैं? जिंक फॉस्फाइड, एल्युमिनियम फॉस्फाइड, सल्फास या बी और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि बी और सी दोनों काम में लेते हैं एल्युमिनियम फॉस्फाइड और सल्फास का। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पॉर बॉइलिंग और मिलिंग क्रिया किस फसल से संबंधित है? ठीक है, बताना है पॉर बॉइलिंग और मिलिंग कौन सी फसल से संबंधित है यह क्रिया दोनों। चलते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। एक मिनट, चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुके हैं दोस्तों। मक्का है, गेहूं, धान या जौ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धान। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे ट्रांसजेनिक धान क्या है? आपको बताना ट्रांसजेनिक धान क्या होता है। विटामिन ए से धनी धान होता है, प्रोटीन से धनी धान होता है, या खरपतवार नाशियों के प्रति प्रतिरोधी धान किस्में होती हैं, या कीटों के प्रति रोधी धान किस्में होती हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रांसजेनिक धान का संबंध हो जाएगा ए ऑप्शन से, विटामिन ए से धनी धान होता है वो, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे एग्रीकल्चर शब्द बना है अरबी भाषा से, ग्रीक भाषा से, लैटिन भाषा से या किसी से नहीं? तो एग्रीकल्चर जो शब्द बना है वो बना है लैटिन भाषा से, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसको RKVY बोलते हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे 2007, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है श्वेत क्रांति के पिता कहलाते हैं। आपको बताना है सफ़ेद क्रांति के जनक कौन है, पिता कौन है? एस स्वामीनाथन, एस के बंसल, वर्गीस कुरियन या NE बोरलॉग? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, वर्गीस कुरियन, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समान वायु दाब को मिलाने वाली कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? आइसोटेक कहलाती हैं, आइसोबार, आइसोथर्म या आइसोटॉप? तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आइसोबार कहते हैं। ठीक है, समान वायु दाब को मिलाने वाली कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? आइसोबार कहलाती हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है, आसान क्वेश्चन है। मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर, टेंसियोमीटर या एनीमोमीटर या मैनोमीटर? तो इन चारों में से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टेंसियोमीटर के द्वारा हम मृदा की नमी ज्ञात करते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है डायनोमीटर काम में आता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है, बेरी रोग होता है, गंजापन होता है या स्कर्वी होता है? तो विटामिन B1 की कमी से जो रोग होगा वो बेरी रोग हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। B1 लिखा है, ठीक है, इसलिए बेरी रोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 निम्न में से ट्रांसजेनिक पादप का उदाहरण कौन सा है? हाइब्रिड सरसों, हाइब्रिड धान या बीटी कपास या कोई नहीं? तो ट्रांसजेनिक पादप का उदाहरण यहाँ पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बीटी कॉटन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बीटी कपास का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है कपास में उत्पादन बढ़ाने के लिए, कपास में रेशे की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, कपास के कीड़ों को नुकसान से बचाने के लिए या खरपतवारों को दुष्प्रभाव से बचाने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कपास के कीटों को नुकसान से बचाने के लिए। ठीक है,
सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कपास के कीटों के नुकसान से बचाने के लिए बीटी कॉटन का प्रयोग किया जाता है। इसका बीटी का नाम होता है बेसिलस thuringiensis। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। ऑपरेशन फ्लड योजना किससे संबंधित है? बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से, नदियों के जोड़ने से, पशुपालन से या दुग्ध उत्पादन से? तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में पूछ रहा, ना कि विश्व का पूछ रहा। तो आप लोग जानते हैं भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन एम.एस. स्वामीनाथन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वालिटी प्रोटीन मेज किससे संबंधित है? मक्का में खरपतवार के दुष्प्रभाव को रोकने की जीन है, या मक्का में उपज बढ़ाने वाली जीन है, या मक्का में ट्रिप्टोफैन और लाइसिन एमिनो अम्ल बढ़ाने वाली जीन है, या मक्का में ल्यूसिन और लाइसिन एमिनो अम्ल बढ़ाने वाली जीन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। मक्का में ट्रिप्टोफैन और लाइसिन एमिनो अम्ल बढ़ाने वाली एक प्रकार की जीन है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। आर्बोरिकल्चर में अध्ययन किया जाता है मधुमक्खी पालन का, केंचुए पालन का, शाक और अलंकृत झाड़ियों का, या रेशम के वृक्षों का? तो आर्बोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाक और अलंकृत झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कृषि से संबंधित जिले स्तर पर एक पंजीकृत संस्था है। तो कृषि से संबंधित जो जिले स्तर पर पंजीकृत संस्था वो हो जाएगी आत्मा। ठीक है, ATMA, आत्मा, इसको आत्मा के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2010 में? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2007 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। अम्लीय मृदाओं में सफलतापूर्वक उगाई जाने वाली फसलें हैं चाय, धान, गन्ना, उपरोक्त सभी। तो अम्लीय भूमि है तो वहाँ पर सभी फसलें उगा सकते हैं। चाय भी उगा सकते हैं, धान भी उगा सकते हैं, गन्ना भी उगा सकते हैं। तो तीनों फसलें हम अम्लीय भूमि में उगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 46। अम्लीय मृदाओं में कौन से तत्व की अधिकता होती है? Fe, Mn, एल्यूमिनियम या उपरोक्त सभी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, Mn और Fe, इन सभी पोषक तत्वों की अम्लीय मृदाओं में कमी पाई जाती है। अधिकता होती है, सॉरी दोस्तों, अधिकता यहाँ पूछा था, तो अधिकता होती है इन सभी पोषक तत्वों के। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अम्लीय मृदाओं को सुधारने हेतु काम में लेते हैं जिप्सम या आयरन, पायराइड्स, चूना या उपरोक्त सभी? तो अम्लीय भूमि को सुधारने में हम चूना का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्षारीय पूछता तो यहाँ पर हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। सफ़ेद ऊसर या लेह मृदाएं होती हैं, क्षारीय होती हैं, लवणीय होती हैं, अम्लीय होती हैं या कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लवणीय होती हैं। ठीक है, सफ़ेद ऊसर मृदाएं या जिसको लेह वाली मृदाएं कहते हैं वो लवणीय मृदाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कौन सी मृदाएं विकसित होती हैं? अम्लीय होती हैं, क्षारीय होती हैं, लवणीय होती हैं या लवणीय क्षारीय दोनों होती हैं? तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। 49 का राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि लवणीय मृदाएं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। लवणीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है निच्छालन के द्वारा, गोबर की खाद द्वारा या जिप्सम के द्वारा, या ए और बी दोनों सही है? तो यहाँ पर लवणीय मृदाओं को सुधारने की बात कर रहा है। तो लवणीय मृदाओं को सुधारने का कार्य यहाँ पर निच्छालन के द्वारा भी किया जा सकता है और गोबर की खाद के द्वारा भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही आंसर सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भूमि में सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयनों की अधिकता से कौन सी मृदाओं का निर्माण होता है? सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयनों की अधिकता अगर हो जाएगी तो कौन सी मृदा का निर्माण होने लगता है? अम्लीय मृदाएं, लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा या उपरोक्त सभी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, क्षारीय मृदा का निर्माण होने लगता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। क्षारीय मृदाओं को सुधारा जाता है निच्छालन के द्वारा, चूना द्वारा, जिप्सम द्वारा, कोई नहीं? तो क्षारीय की बात कर रहा है यहाँ पर।
क्षारीय मृदा को किससे सुधार सकते हैं? तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिप्सम के द्वारा सुधार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अगर यहाँ पर अम्लीय हो जाए तो चूना, क्षारीय हो तो जिप्सम। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन की कमी, पोटास की कमी, एमएन की कमी या जेडन की कमी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्नोन और स्ट्राउट के अनुसार कुल आवश्यक पोषक तत्व कितने माने गए हैं? 12, 16, 18, 20। तो आर्नोन और स्ट्राउट के अनुसार कितने पोषक तत्व माने गए हैं? 16 पोषक तत्व माने गए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नवीन खोजा गया है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन चारों ही स्क्रीन पर आ चुके हैं। CO कोबाल्ट, V वेनेडियम, Na सोडियम या Ne निकिल। तो नवीनतम जो पोषक तत्व खोजा गया है वो Ni हो जाएगा, निकिल के नाम से जिसको जाना जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, V आकार की हरितमाहीनता किसकी कमी से होता है? ठीक है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस, पोटास या लौह तत्व की? तो V आकार की हरितमाहीनता किसकी कमी से होता है? तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 57, फूल गोभी में बटनिंग रोग किसकी कमी से होता है? फूल गोभी का सबसे मुख्य रोग है बटनिंग। ठीक है, तो ये किसकी कमी से होता है? पोटास, जेडन, नाइट्रोजन या लौह तत्व? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी से होता है बटनिंग। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 58, टमाटर में ब्लोजम एंड रॉट रोग होता है, BER के नाम से जाना जाता है। सल्फर की कमी, पोटास की कमी, फास्फोरस की कमी या कैल्शियम की कमी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कैल्शियम की कमी के कारण ये हो जाता है ब्लोजम एंड रॉट टमाटर में। ठीक है, एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59, गोभी में विप्टेल रोग होता है, जेडन की कमी, MO की कमी, बोरान तत्व की कमी या कैल्शियम तत्व की कमी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, मोलिब्लेडेनम की कमी से विप्टेल रोग हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, पत्तियों के रंध्रों के खुलने और बंद होने में कौन सा तत्व प्रमुख भूमिका निभाता है? फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, सल्फर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, पोटास। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, सर्वप्रथम गेहूं की खेती प्रारंभ हुई थी कौन से BC में? गेहूं की खेती प्रारंभ हुई थी 4500 BC पूर्व, 2200 BC पूर्व, 8700 BC पूर्व या 7500 BC पूर्व? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 7500 BC पूर्व गेहूं की खेती प्रारंभ हुई थी। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पर नया हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, प्रथम सिंचाई आयोग का गठन हुआ था 1801 में, 1901 में, 1981 या 1999? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1901 में प्रथम सिंचाई आयोग का गठन हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोई भी आप एग्रीकल्चर का एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, 1943 में धान की कौन सी व्याधि के कारण बंगाल अकाल पड़ा? बंगाल अकाल पड़ा, ब्लाइट रोग, ब्लास्ट रोग, भूरी पत्ती धब्बा रोग या टोंगरो डिजीज? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, भूरी पत्ती धब्बा रोग के कारण बंगाल में 1943 में अकाल पड़ा था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ट्राइसेम प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 1973, 1979, 1982, 1985? तो ट्राइसेम जो प्रोग्राम है इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65, राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 1998 में, 2004 में, 2006, 2009? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 2006 के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा की प्राकृतिक अवस्था का, मृदा के पौधों की वृद्धि के संबंध में अध्ययन, मृदा की उत्पत्ति और वर्गीकरण का, या ए और सी दोनों?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर मृदा की प्राकृतिक अवस्था का अध्ययन करते हैं और मृदा की उत्पत्ति और वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। तो ए और सी दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानसून किस भाषा का शब्द है? ग्रीक है, लैटिन है, अरबी है या अंग्रेजी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी। मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में शुद्ध फसल बोया गया क्षेत्रफल कितना है? यहाँ पर पूछ रहा भारत के अंदर शुद्ध फसल बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 328.7 मिलियन हेक्टेयर, 306 मिलियन हेक्टेयर, 193 मिलियन हेक्टेयर या 141 मिलियन हेक्टेयर? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन 141 मिलियन हेक्टेयर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 69, राजस्थान के लिए जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए और डब्ल्यूओ के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में फसल सघनता प्रतिशत कितना है? 128, 130, 135, 140, 140, 150 या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन 128 से 130%, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है NBPGR, इसका पूरा नाम होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुके हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। नई दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता या लखनऊ? तो NBPGR नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71, भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है गेहूं चावल उत्पादन में, फल और सब्जी उत्पादन में, रेशा और तिलहन में या उपरोक्त सभी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, सभी। फल और सब्जी में सेकंड स्थान पर है, गेहूं और चावल उत्पादन में भी सेकंड स्थान पर है, रेशा और तिलहन उत्पादन में भी सेकंड स्थान है। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72, भारत का प्रथम स्थान है दूध व मसाले उत्पादन में, सरसों व ग्वार उत्पादन में, फूल गोभी व पत्ता गोभी में या ए और सी दोनों? तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी दूध व मसाले उत्पादन में। इसमें भारत का प्रथम स्थान है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी वर्ष कब घोषित किया गया? 2004 में, 2008 में, 2012 में, 2014 में? तो दोस्तों 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन 2012 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, 21 मार्च को, 30 मार्च को या 5 जून को? तो विश्व वन की बात आ गई यहाँ पर, तो 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, विश्व वन दिवस, ठीक है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75, किसान दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 दिसंबर, 23 दिसंबर, 16 अक्टूबर या 16 जुलाई? 16 जुलाई को तो ICR दिवस मनाते हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, टिकाऊ खेती को क्या कहा जाता है? कार्बनिक खेती कहते हैं, प्राकृतिक खेती या पारिस्थितिकी खेती या उपरोक्त सभी? तो टिकाऊ खेती को किस नाम से जानते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि इसको प्राकृतिक खेती के नाम से जानते हैं, कार्बनिक खेती के नाम से जानते हैं और पारिस्थितिकी खेती के नाम से भी जानते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल की क्षणिक या अल्पकालीन अवस्था को क्या कहा जाता है? बादल बनना, जलवायु, मौसम या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, मौसम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78, वायुमंडल में लंबे समय तक के मौसम के सार को क्या कहते हैं? वायुमंडल में लंबे समय के मौसम के सार को क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, जलवायु कहते हैं या लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका जलवायु। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79, सबसे शुद्ध बीज की श्रेणी कौन सी है? मूल केंद्रक बीज, आधार बीज, पंजीकृत बीज या प्रमाणित बीज? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, मूल केंद्रक बीज। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80, बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करते हैं। बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करते हैं तो किससे ज्ञात करते हैं? ग्रोडेक्स परीक्षण से या एंडगो
कार्मलाइन डाई से या टेट्राजोलियम परीक्षण से या उपरोक्त सभी। तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि सभी से ज्ञात करते हैं। ठीक है, ग्रोडेक्स परीक्षण से भी ज्ञात कर सकते हैं बीजों की जीवन क्षमता, और एडिंगो कार्माइन डाई से भी ज्ञात कर सकते हैं, और टेट्राजोलियम परीक्षण से भी ज्ञात करते हैं। इसलिए हमारा डी ऑप्शन यानी कि उपयुक्त सभी आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन, बीजों का कम से कम वास्तविक मान होना चाहिए। बीजों का कम से कम वास्तविक मान कितना होना चाहिए? 70%, 75, 80 या 99। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 75% होना चाहिए। ठीक है, जर्मिनेशन इनका कम से कम 75% तक जरूर होना चाहिए। तो उसी को हम बीज कहते हैं, सीड कहेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, बीज सूचकांक कहलाता है, सीड इंडेक्स क्या कहलाता है? 1000 बीजों के भार को कहते हैं, 100 बीजों के भार को कहते हैं, 25 बीजों के भार को कहते हैं, या 250 बीजों के भार को कहा जाता है। तो सीड इंडेक्स कहा जाता है किसको? एक इसमें 100 बीजों के भार को सीड इंडेक्स कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सीड प्लॉट तकनीकी आलू में अपनाते हैं वायरस मुक्त पौधे प्राप्त करने के लिए, एफिड मुक्त पौधे प्राप्त करने के लिए, या ए और बी दोनों सही है। तो इन तीनों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आलू के अंदर जो सीड प्लॉट टेक्निक अपनाते हैं वो वायरस मुक्त पौधे प्राप्त करने के लिए भी अपनाते हैं, और एफिड मुक्त पौधे प्राप्त करने के लिए भी अपनाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों को दोनों राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, मूंगफली में आधार बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी रखते हैं, 3 मीटर रखते हैं, 50 मीटर, 20 मीटर या 400 मीटर। तो मूंगफली में आधार बीज पूछ रहा है, तो इसमें पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं आधार में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मीटर रखा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, बड़े पेड़ों के कतारों के बीच फसलें लेना क्या कहलाता है? ले फार्मिंग, एले फार्मिंग, या एग्यूनिमेंट फसलें, या अवतरण फसलें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि एले फार्मिंग के नाम से जानेंगे। ठीक है, अगर बड़े बड़े पेड़ हैं तो उनके बीच में कतार फसलों की लगा देंगे तो एले फार्मिंग के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, निम्न में से कैच फसल कौन सी है? मूंग है, उड़द है, प्याज है, या उपरोक्त सभी। कैच फसल वो होती है जैसे कोई हमारी मुख्य फसल नष्ट हो गई, वही नष्ट होने के बाद उसकी जगह दूसरी फसल लगाएंगे, उतने ही समय में, उतने ही दिनों में ये भी कवर कर लें, उसी को कैच क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर प्याज भी है, उड़द भी है, मूंग भी है। तीनों ही जो फसल हैं ये कैच क्रॉप है। ठीक है, मूंग, उड़द, प्याज तीनों फसल लगा सकते हैं कैच क्रॉप के रूप में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87, निम्न में से नकदी फसल का उदाहरण है? आलू, गन्ना, कपास या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नकदी फसल कपास भी है, गन्ना भी है, आलू है, तीनों हमारी नकदी फसलें हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 88 देखेंगे, ट्रेप फसल कौन सी है? ठीक है, ट्रेप फसल बताना है कौन सी है। ट्रेप फसल का कार्य क्या होता है इसमें से देखेंगे ऑप्शन में, जो कीटों और व्याधियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, जो कीटों और व्याधियों को अपने से दूर भगाती हैं, जो कीटों को नष्ट करती हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ट्रेप फसल वे होती हैं जो कीटों और व्याधियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89, एक खेत में एक निश्चित पंक्ति में मुख्य फसल के बीच दूसरी फसल लगाना क्या कहलाता है? मिश्रित सस्य, मिश्रित खेती, अंतरा सस्य, या एकल सस्य। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, अंतरा सस्य कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 90 पर। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शुष्क खेती में बीज दर कितना रखते हैं? सामान्य से 10% अधिक, सामान्य से 10% कम, सामान्य से 50% अधिक, या सामान्य से 50% कम। तो शुष्क खेती के अंदर बीज दर दो रखते हैं, सामान्य से 10% अधिक रखते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, पानी की कमी वाले लवणीय क्षेत्रों में उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है? फुहारा विधि, ड्रिप, सर्ज सिंचाई, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ड्रिप इरिगेशन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92, राजस्थान में
भारत के कुल सतही जल का कितना प्रतिशत है? 5%, 10.4, 1%, 1.16%, 3%। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन 1.16%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 93 क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर है। चने की बारानी खेती हेतु उपयुक्त कौन सी किस्म है? ठीक है, सूखे वाले क्षेत्रों के लिए चने की ऐसी कौन सी वैरायटी है, इसमें से बताना है। BJ 256 या RGC 888 या RGC 936 या K4। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों BJ 256। ये चने की बारानी यानी कि शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्म है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94। कपास में अंकुरण प्रतिशत होती है 60, 65, 70 या 75। एग्जाम में पूछा जाता है अंकुरण प्रतिशत को लेकर 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 65% अंकुरण रहता है कपास में। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। सबसे अधिक अंकुरण प्रतिशत पाई जाती है धान में, ज्वार में, कपास में, मक्का में। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। मक्का के अंदर सबसे ज़्यादा अंकुरण प्रतिशत पाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तम बीज में आनुवांशिक शुद्धता होती है 90 से 95, 95 से 99, 99.5 से लेके 99.9 या कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, यहाँ पर 99.5 से 99.9। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97। आयरलैंड में आलू में पछेती झुलसा बीमारी के कारण अकाल पड़ा था 1743, 1845, 1866 या 1943 में। तो आयरलैंड में आलू की पछेती झुलसा रोग का कारण अकाल पड़ा था। ये कब आया था? 1845 में। ठीक है, याद रखेंगे, सन बहुत बार एग्जाम पूछता है। तो 1845 में आयरलैंड में आलू में पछेती झुलसा रोग के कारण अकाल पड़ा था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98। 1948 में इटावा पायलट पर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? आसान क्वेश्चन है। 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों चारों ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। एल्बर्ट मेयर, स्पेंसर हेंज, महात्मा गांधी या FN ब्रेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। एल्बर्ट मेयर के द्वारा 1948 में इटावा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99। राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं की शुरुआत हुई थी 1950, 1952, 1953 या 1960। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1953 में। सी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है सूखा संभवित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू हुआ था, DPAP के नाम से जाना जाता है इसको। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1969, 1970, 1971, 1973 से 74। सूखा संभाग क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1973-74 में शुरू किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। पसंद आए हो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। यहाँ चैनल का नाम लिखा हुआ है, यूट्यूब पर जाकर सर्च मार सकते हैं। और कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।